नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स यानी ETFs। जी हाँ, और इसके लिए हमारे पास एक YouTube वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट है जिसमें काफी अच्छे से समझाया गया है। तो आज हम उसी की गहराइयों में उतरेंगे। हाँ बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो में दी गई एक कहानी से, राम और श्याम की कहानी। राम ने निवेश का फैसला किया और एक सिंपल सा रूल फॉलो किया, 15-15-15। 15-15-15 ये क्या है? मतलब हर महीने 15,000 रुपए का निवेश, 15% सालाना रिटर्न की उम्मीद, और ये सब पूरे 15 साल तक। अच्छा, 15,000, 15%, 15 साल, ठीक है। और अंदाजा लगाइए 15 साल बाद क्या हुआ। राम के पास थे करीब 1 करोड़ रुपए। अरे वाह, 1 करोड़ रुपए, ये तो कमाल है। ये असल में कंपाउंडिंग की ताकत दिखाता है ना? बिल्कुल। वीडियो में ये भी बताया गया है कि पहला करोड़ में तो लगे 15 साल, पर उसके बाद रफ्तार देखिए। हाँ, तो राम का जवाब थोड़ा अलग था। क्या कहा राम ने? सीधे शेयर खरीदे? नहीं, उसने कहा उसने सीधे स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं लगाया, बल्कि ETFs को चुना। ETFs? अच्छा, और क्यों? मतलब वजह क्या बताई? उसे लगा कि इससे एक तो सीधे बाजार के उतार चढ़ाव का जो बड़ा रिस्क होता है उससे थोड़ा बच पाएगा, और दूसरा उसका पैसा डाइवर्सिफाइड रहेगा, मतलब कई जगह बटा हुआ। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। मतलब एक साथ कई कंपनियों में निवेश बिना किसी एक पर टिके हुए। हाँ। तो फिर ये ETF चीज है क्या असल में? इसे थोड़ा और खोलते हैं। हाँ, वीडियो में इसे स्टॉक मार्केट के उदाहरण से समझाया है जो काफी आसान है। जैसे मान लीजिए आपको रिलायंस का शेयर खरीदना है। ठीक है, मान लीजिए 3,000 रुपए का चल रहा है। हाँ, तो आप सुबह 9:15 से 3:30 के बीच जब मार्केट खुला है कभी भी खरीद बेच सकते हैं, राइट? जी बिल्कुल। ETF भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है, स्टॉक की तरह ही एक्सचेंज पर लिस्टेड होता है। आप उसे ट्रेडिंग टाइम में कभी भी खरीद या बेच सकते हैं। अच्छा, मतलब रियल टाइम ट्रेडिंग जैसे शेयर की होती है। हाँ। वीडियो में HDFC निफ्टी 50 ETF का उदाहरण था। उसकी कीमत भी शेयर की तरह ऊपर नीचे होती रहती है। और जब वीडियो बना था तब शायद 272 रुपए के आसपास थी। हाँ, लगभग। और ये ऊपर नीचे क्यों होती है? क्योंकि ये निफ्टी 50 इंडेक्स को आप कह सकते हैं ट्रैक करती है, उसकी नकल करती है। मतलब निफ्टी 50 ऊपर तो ये ETF भी ऊपर, निफ्टी 50 नीचे तो ये भी नीचे। बिल्कुल। और कमाल की बात यह है, जैसा वीडियो में बताया, कि सिर्फ 272 रुपए लगाकर उस टाइम के रेट पर आपका पैसा इंडिया की टॉप 50 कंपनियों में लग गया। हाँ, और वो भी उनके मार्केट कैप के वजन के हिसाब से। ये है असली डाइवर्सिफिकेशन, वो भी इतनी छोटी रकम से। सही में। और ये टॉप 50 कंपनियां कौन सी हैं? वीडियो में जिक्र था HDFC बैंक, जिसका वेटेज सबसे ज्यादा है, करीब 11.6%। फिर रिलायंस है करीब 9.5%, ICICI बैंक, इन्फोसिस, सब बड़ी कंपनियां। हाँ, और वीडियो में एक अच्छा उदाहरण भी दिया था कि इनका असर कैसे पड़ता है। एक दिन HDFC बैंक तो ऊपर था। अच्छा। पर रिलायंस और ICICI नीचे थे। हाँ। तो नतीजा क्या हुआ? निफ्टी 50 इंडेक्स फिर भी लगभग 1% गिर गया। मतलब कुछ कंपनियों के बढ़ने के बावजूद बड़ी कंपनियों की गिरावट ने पूरे इंडेक्स को नीचे खींच लिया। हाँ। इससे पता चलता है कि ये कंपनियां कितनी अहम है इंडेक्स के लिए। तो अब देखिए, अगर किसी को इन 50 कंपनियों में पैसा लगाना है तो एक तरीका क्या है? आप खुद जाइए और इन 50 कंपनियों के शेयर खरीदिए, और वो भी उसी वेटेज में। मतलब HDFC बैंक का 11.62% खरीदो, रिलायंस का 9.5%। हाँ, जो कि बहुत ही मुश्किल, टाइम लेने वाला और महंगा काम है, खासकर छोटे निवेशक के लिए। बहुत ज्यादा झंझट, और यहीं पर ETF का फायदा आता है, जैसा वीडियो बताता है। क्या फायदा? दूसरा आसान तरीका, बस निफ्टी 50 ETF खरीद लो। 1 यूनिट खरीद ली, मतलब आपका पैसा अपने आप उन 50 कंपनियों में उनके वजन के हिसाब से लग गया। सिंपल। वाह, ये तो सच में आसान है। अच्छा, लेकिन ये सुनने में थोड़ा थोड़ा म्यूचुअल फंड जैसा नहीं लग रहा? हाँ, ये सवाल आता है दिमाग में, और वीडियो बनाने वाले ने इस पर भी बात की है। क्या फर्क बताया उन्होंने? सबसे बड़ा फर्क है खरीदने बेचने के तरीके और कीमत तय होने में। ETF, जैसा हमने कहा, आप दिन में कभी भी स्टॉक की तरह उसकी उस वक्त की कीमत पर खरीद बेच सकते हैं। रियल टाइम प्राइस पर। बिल्कुल। जबकि म्यूचुअल फंड में क्या होता है? म्यूचुअल फंड में आपको यूनिट्स मिलती हैं NAV पर, नेट एसेट वैल्यू, और ये NAV दिन के आखिर में तय होती है। अच्छा। तो जब आप ऑर्डर डालते हैं खरीदने का या बेचने का, आपको एग्जैक्टली पता नहीं होता कि किस रेट पर मिलेगा, खासकर अगर मार्केट बहुत ऊपर नीचे हो रहा हो। हाँ, ये तो है। ETF में आपको लाइव रेट दिखता रहता है, ज्यादा पारदर्शिता है। सही कहा। वीडियो बनाने वाले ने अपना भी बताया,
उन्होंने कहा कि शुरू में उन्होंने म्यूचुअल फंड SIP से ही शुरुआत की थी। अच्छा, ज्यादातर लोग वैसे ही करते हैं। पर अब उन्हें लगता है कि ETFs शायद ज्यादा बेहतर है। उनकी अपनी राय है ये? हाँ, उन्होंने एक साफ कहा कि ये उनकी राय है और वो आगे ETF और म्यूचुअल फंड को कंपेयर करते हुए वीडियो भी बनाएंगे। ये जानना दिलचस्प होगा कि वो ETFs को बेहतर क्यों मानते हैं। शायद कम खर्च या यही रियल टाइम ट्रेडिंग वाली बात, देखते हैं। बिल्कुल। तो अब मान लीजिए कोई ETF में निवेश करना चाहता है तो कैसे करे? वीडियो में राम वाला तरीका था, SIP। हाँ, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। राम हर महीने की पहली तारीख को 15,000 रुपए के ETF खरीदता था। और इसका गणित भी समझाया है। मान लीजिए ETF का भाव 272 रुपए है, तो 15,000 में कितनी यूनिट्स मिली? करीब 5.5। हाँ, 15,000 बटा 272 लगभग 5.5 यूनिट्स। अब अगले महीने मार्केट गिरा और भाव हो गया 250 रुपए। तो उतने 15,000 रुपए में अब ज्यादा यूनिट्स मिलेंगी। 15,000 डिवाइडेड बाय 250 यानी 60 यूनिट्स। अच्छा, इसे ही तो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। जब महंगा है तो कम यूनिट्स, सस्ता है तो ज्यादा। लंबे टाइम में आपकी औसत खरीद कीमत कम हो जाती है और अनुशासन भी बना रहता है। मार्केट टाइम करने की जरूरत नहीं। बिल्कुल। ये तो हुई SIP की बात। दूसरा तरीका है एक मुश्त, लंप सम। हाँ, मान लो किसी के पास 1 करोड़ रुपए हैं और वो एक साथ लगाना चाहता है। इसमें क्या रिस्क है? वीडियो ने बताया इसमें टाइमिंग का रिस्क है। मान लीजिए आपने पैसा तब लगाया जब मार्केट एकदम टॉप पर था, और लगाते ही मार्केट 10% गिर गया, तो आपके 1 करोड़ सीधे 90 लाख दिखने लगेंगे। मतलब 10 लाख का नुकसान, कम से कम कागज पर तो तुरंत। लेकिन अगर बढ़ गया तो? हाँ, अगर 10% बढ़ गया तो 10 लाख का फायदा भी। तो लमसम में ये रिस्क और रिवॉर्ड दोनों ज्यादा हैं। कब लगाना है ये बहुत जरूरी हो जाता है। वीडियो बनाने वाले ने कहा भी है कि वो आगे इस पे बात करेंगे कि लमसम लगाने की सही स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है। हाँ, ये अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। तो कुल मिलाकर वीडियो से ये समझ आता है कि ETFs डाइवर्सिफिकेशन का और मार्केट में एंट्री का एक आसान तरीका है। जी हाँ, और बात सिर्फ निफ्टी 50 जैसे बड़े इंडेक्स तक ही सीमित नहीं है। वीडियो में कई अलग अलग तरह के ETFs का भी जिक्र है। अच्छा, और कौन कौन से हैं ये जानना जरूरी है। हाँ बिल्कुल। तो सबसे पहले तो यही है इंडेक्स ETF, जैसे निफ्टी 50, बैंक निफ्टी ETF, जो बैंकिंग स्टॉक्स को ट्रैक करता है। हाँ, और CPSE ETF भी है जो सरकारी कंपनियों को ट्रैक करता है। ठीक है, और फिर है सेक्टर आधारित ETF, जैसे वीडियो में था निफ्टी FMCG ETF। अच्छा, मतलब सिर्फ FMCG कंपनियों वाला। हाँ, उसे खरीदा तो पैसा लग गया हिंदुस्तानी लीवर, डाबर, कोलगेट वगैरह में। हाँ। अगर आपको लगता है कि FMCG सेक्टर अच्छा करेगा तो आप सीधे ये ETF ले सकते हैं, अलग अलग शेयर चुनने का झंझट नहीं। सही है। इसी तरह IT का, फार्मा का, ऑटो का भी होगा। बिल्कुल, लगभग हर बड़े सेक्टर का ETF आपको मिल जाएगा। ये तो हुई कंपनियों की बात। क्या सोना चांदी में भी ETF से निवेश हो सकता है? हाँ, ये एक और मजेदार कैटेगरी है, कमोडिटी ETF। वीडियो में गोल्ड ETF का जिक्र था। गोल्ड ETF, और बताया कि उसकी एक यूनिट सिर्फ 60 रुपए के आसपास थी। सिर्फ 60 रुपए में सोना? हाँ, सोचिए इतने कम पैसे में सोने में निवेश। फिजिकल सोना खरीदने और उसे रखने का कितना झंझट होता है। सही बात है। इसी तरह सिल्वर ETF भी है। भाव सोने चांदी के मार्केट रेट के हिसाब से ही चलते हैं। सोना ऊपर तो ETF ऊपर, सोना नीचे तो ETF नीचे। बहुत ही सुविधाजनक तरीका है ये। वाह, मतलब घर बैठे सोना चांदी खरीद लिया। और क्या विदेश के मार्केट में भी पैसा लगा सकते हैं ETF से? अरे बिल्कुल, ये भी मुमकिन है अंतर्राष्ट्रीय ETF से। वीडियो में NASDAQ 100 ETF का नाम था। NASDAQ 100 मतलब अमेरिका की टेक कंपनियां। हाँ, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, Amazon, इन सब में आपका पैसा लग गया, वो भी इंडिया में बैठे बैठे इंडियन स्टॉक एक्सचेंज से। कमाल है। इसी तरह MH टेक या हैंग सेंग टेक ETF का जिक्र था, जिससे आप चीन की टेक कंपनियों में निवेश कर सकते हैं। अच्छा, ये तो पोर्टफोलियो को ग्लोबली डाइवर्सिफाई करने का बढ़िया तरीका है। बिल्कुल। लेकिन मान लीजिए कोई ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता, बिल्कुल सेफ खेलना चाहता है, उनके लिए भी कुछ है। हाँ, उनके लिए है डेट ETF। वीडियो में इनका भी जिक्र था। ये इक्विटी यानी शेयरों से कम रिस्की माने जाते हैं क्योंकि ये बॉन्ड्स वगैरह में पैसा लगाते हैं, फिक्स्ड इनकम वाले इंस्ट्रूमेंट्स में। हाँ, वीडियो में 2 नाम थे। एक गिल्ट मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ये ETF सरकारी सिक्योरिटीज में पैसा लगाता है जिन्हें सबसे सेफ माना जाता है, डिफॉल्ट का रिस्क ना के बराबर। अच्छा, और रिटर्न? वीडियो के हिसाब से पिछले 1 साल का रिटर्न लगभग 9% के आसपास था। ये फिक्स नहीं होता, रेपो रेट वगैरह पे डिपेंड करता है, पर फिर भी जो लोग FD से थोड़ा बेहतर चाहते हैं और शेयर बाजार का रिस्क नहीं लेना चाहते,